गुड मॉर्निंग दोस्तों। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था यूरोपीय कंपनी के बारे में, यानी जो कंपनियां आई थी उसका एक ट्रिक भी था पीडी, बीडीएफ, और इन सभी के बारे में हम लोगों ने पूरी डिटेल से पिछले वीडियो में जान चुका था। जैसे पी से पुर्तगाल, डी से डच, बी से ब्रिटिश, डी से डेनिश और एफ से फ्रांसीसी। और इन सभी कंपनियों में जो एक कंपनी आगे उभर के आई जो इंडिया पे शासन करने वाली थी वह थी ब्रिटिश कंपनी। तो ब्रिटिश कंपनी ही लड़ी थी प्लासी का युद्ध, और प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था उन सबको बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो प्लासी का युद्ध सबसे पहले जानिए भारत के किस हिस्से में हुआ था। तो आप लोग को मैप दिख रहा होगा और ये है बंगाल। और तत्कालीन बंगाल की बात की जाए तो उस समय उसमें बांग्लादेश भी आता था। उड़ीसा की बात की है तो उड़ीसा को बाद में मिलाया गया था, आगे हम वीडियो में जानेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए बिहार था उसी में, और बिहार झारखंड एक ही था उस समय, और पश्चिम बंगाल जो मुख्य था। तो पश्चिम बंगाल अगर बात की तो वर्तमान में प्लासी वहीं पे पड़ता है, और एक जगह है वहीं पे लड़ी गई थी प्लासी का युद्ध जो 1757 में लड़ी गई थी। इसी के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो अंग्रेज़ों ने प्लासी के युद्ध को बंगाल में ही क्यों लड़ा, इसका कारण भी था। अगर जितने भी कंपनियां आती थी वह व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, कच्चा माल के उद्देश्य से आई थी कि भारत में कच्चा माल हमको यूरोप ले जाना है यहाँ से। तो ये देखी कि भारत में सबसे पहले कच्चा माल कहाँ पे है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो तत्कालीन जो बंगाल था इस हिस्से में भारत के सबसे समृद्ध राज्य था उस समय, और जितने भी इसमें कच्चा मालों की व्यापार होता वो सभी बंगाल में उपलब्ध था। क्योंकि अगर बात की जाए उस समय तो यहाँ पे आती थी एक गंगा नदी उत्तराखंड होते हुए जो वर्तमान में है, यहाँ से निकलती हुई फिर ये पश्चिम बंगाल में आके दो भागों में बढ़ती थी, और फिर इधर से आती थी एक ब्रह्मपुत्र नदी जो यहाँ पे आके फिर ये यहाँ से गंगा नदी मिलती थी। तो ये दोनों नदियों की जितनी भी उपजाऊ मिट्टी थी, यानी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो यहाँ पे बेसिन वाला हिस्सा था, ये सारे उपजाऊ मिट्टी यहाँ पे पश्चिम बंगाल में था, यानी तत्कालीन बंगाल में था उस समय। और यहाँ पे इतनी उपजाऊ मिट्टी थी कि आपको यहाँ पे कृषि कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से होती थी। तो यहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता सबसे ज़्यादा थी। और दूसरी बात की जाए जो अभी वर्तमान में जो झारखंड है, क्योंकि उस समय यहाँ पे ही था बिहार में, तो यहाँ में बात की जाए तो आपको जितने भी रॉ मटेरियल थे वो सभी आपको वर्तमान झारखंड में मिलते हैं। क्योंकि उस समय बात की झारखंड बिहार में ही था और बिहार बंगाल में था, तो वहाँ पे आपको रॉ मटेरियल अधिक मात्रा में थे। जैसे यूरेनियम से लेकर आपको कोयला तक, ये सब कच्चा माल यहाँ से लेकर फिर ये जाते थे यूरोप। तो व्यापार की दृष्टि से सबसे जो अधिकतम जो समृद्ध राज्य था वह बंगाल था, और यहाँ पे बंगाल पे चाहता था अंग्रेज की किसी तरह यहाँ पे उनका शासन हो जाए, और इसी की वजह से ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया। तो हम चलते हैं इसके बारे में। तो बंगाल का हिस्सा आप लोग जान लिए। अगर बंगाल पूछ दिए कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह किस नदी के किनारे हुआ था, तो यहाँ पे भागीरथी नदी के किनारे हुआ था, जो गंगा की नदी थी। जैसे गंगा नदी यहाँ पे आती थी, यहाँ पे दो भागों में बढ़ती है, तो एक तरफ भागीरथी और दूसरी तरफ चल जाती है एक नदी पद्मा, जो आके इधर मेघना बन जाती है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने के बाद ये भूगोल वाला वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से जान चुका है। तो हम यहाँ पे एक एक बात समझेंगे प्लासी के युद्ध में क्यों लड़ा गया, और पूरी कहानी की तरह समझेंगे। तो तत्कालीन अगर हम चले इसके बैकग्राउंड में, यानी प्लासी के पहले की बात की जाए, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं पहले अंग्रेज़ों की शुरुआत बंगाल में कैसे हुई, कहाँ से शुरुआत हुई थी बंगाल में, और फिर ये कैसे युद्ध हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे, अंग्रेज तो आ गए थे 1600 में ईस्वी में ही, और 1608 में अपनी ये पहली कोठी बना चुके थे सूरत में। तो ये तो सूरत में थी, लेकिन वहाँ पे जब ये बंगाल में पहुँचे तो बंगाल में पहुँचे थे सबसे पहले ये 1651 ईस्वी में, और वहाँ पे हुगली में बंगाल में पहली कोठी बनाई थी अंग्रेज़ों ने। और वह किससे अनुमति ली थी, तो उस समय शाह सूजा नामक व्यक्ति एक सूबेदार था बंगाल का, ये उस समय की बात है। और उससे अनुमति लेकर अंग्रेज़ों ने हुगली में पहली कोठी स्थापित कर ली। और उसके बाद अगर बात की जाए 1651 के बाद जब ये वहाँ पे व्यापार करने लगे कोठी बनाकर, फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी कोठियाँ फैलाना शुरू कर दी। जैसे कासिम बाज़ार, पटना, इन सभी जगहों पर ये अपनी कोठी बना ली और वहाँ से भी व्यापार ये करने लगे। फिर एक समय आया 1658 जब मुग़ल बादशाह यानी केंद्र में एक शासक चेंज हुआ। तो 1658 में जब औरंगजेब शासक बना मुग़ल वंश का, यानी केंद्रीय सत्ता में, उसके बाद भी अंग्रेज़ों का व्यापार चलता रहा। और फिर आया एक समय 1680 का, जब उस समय कर लगाया था 15% सभी कंपनियों पर, जजिया कर। तो अंग्रेज़ों और औरंगजेब को लेकर इस बीच में बहस भी हुई थी, जिसको लेकर अंग्रेज़ों को पीट कर बंगाल से भगा दिया था। फिर वो एक आदमी आया जो क्षमा मांगकर फिर ये व्यापार करना शुरू कर दिया।
फिर उसके बाद 1698 का एक समय आया जब बंगाल में इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पर कब्जा किया अंग्रेज़ों ने, और उस जगह का नाम था कलकत्ता। तो इस कलकत्ता पे कैसे कब्जा किया, तो बंगाल का एक सूबेदार था, अजीब इंसान था, उसका नाम था अजीमुन शान। इससे अंग्रेज़ों को 3 गांव मिला ज़मींदारी पे, और वह 3 गांव कौन कौन था, तो एक था सुल्तानाती, दूसरा था गोविंदपुर और तीसरा था कलिकत्ता। और इसमें जो कलिकत्ता जो उस समय एक गांव था, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने इसको विकसित किया, और विकसित करने के बाद एक शहर बसाया जिसका नाम रखा कलकत्ता, यानी जो कलकत्ता था उसी का नाम एक कलकत्ता रख दिया। और इसको विकसित किसने किया था, तो एक व्यक्ति है जॉब चॉर्नोक, इसी के द्वारा ये हुआ था 1700 ईस्वी में। इसको हम पिछले वीडियो में अंग्रेज़ों वाले में अच्छे डिटेल से पढ़ चुके हैं। और ये शहर जब विकसित हो गया कलकत्ता, तो कलकत्ता में ही एक किला बनाया जिसका नाम रखा फोर्ट विलियम किला। फोर्ट विलियम जब किला बन गया तो वहाँ से अंग्रेज़ों का व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। उसके बाद फिर बाद में एक समय आया 1700 का, और 1700 में क्या हुआ, तो बंगाल में एक व्यक्ति को दीवान बनाया गया और उसका नाम था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान को 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने दीवान बना दिया। दीवान क्या होता था, तो दीवान को एक जगह दे दी जाती थी और वहाँ से वह टैक्स और पैसा वसूल कर ये केंद्र में ले जाकर देता था, यानी मुगलों को ले जाकर देता था। तो ये दीवान बनाया गया मुर्शिद कुली खां को, और यही व्यक्ति बाद में इसको सूबेदार भी बना दिया गया था। तो 1700 ईस्वी की ये कहानी है। फिर उसके बाद ये बन जाता है तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और जैसे औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुगलों में उसके बाद एक भी शासक अच्छा नहीं हुआ जो अंग्रेज़ों या यूरोपीय कंपनी से मुकाबला कर सके। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ, तो भारत में उस समय जितने भी क्षेत्रीय जो छोटे छोटे राज्य थे वो नए नए राज्य अपने बनाने लगे, और जानते थे कि हाँ जब मुग़ल हमको रक्षा नहीं करेंगे तो अपने जितने भी टैक्स वाला पैसा जो भेजता था वहाँ पे मुग़लों को, उससे अच्छा ये अपनी ही सैन्य शक्ति को बढ़ाने में ये खर्चा करने लगे और ये अलग अलग राज्य होने लगे। फिर आया 1713 का समय जब मुग़ल वंश का शासक बना फर्रुख सियर। फर्रुख सियर से भी 2 व्यक्ति पहले बना था, एक जहांदार शाह और फिर इससे भी पहले एक व्यक्ति बना था जिसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। तो ये सब शासक ने कोई काम नहीं किया इसके विरुद्ध में। फिर उसके बाद जब बना फर्रुख सियर तो इसने एक ऐसा काम किया जिससे अंग्रेज़ों को इतनी शक्ति मिल गई व्यापार करने की कि ये जब बढ़े व्यापार में तो आगे ये कभी रुकने का नाम नहीं लिया। तो 1713 में जब बन गया तो 1715 में इसको एक बीमारी हुआ जिसका नाम था चेचक। और जब इसको चेचक हुआ तो जितने भी भारतीय डॉक्टर थे इसको पहुंचा ठीक करने के लिए, लेकिन ये इसका चेचक ठीक नहीं हुआ। फिर आया एक अंग्रेज़ दूतमंडल और उसमें 3 व्यक्ति थे जिसको हम लोगों ने पिछले क्लास में डिटेल से पढ़ा था। तो ये जब अंग्रेज़ आए व्यक्ति और फर्रुख सियर को चेचक का बीमारी वो ठीक कर दिए। जब ये ठीक हो गया फर्रुख सियर का ये चेचक, तो फर्रुख सियर इतना न खुश हुआ कि एक ऐसा घोषणा जारी किया अंग्रेज़ों के लिए, उसके बाद ये अंग्रेज़ व्यापार करने के लिए इनको पूरी छूट दे दी गई। तो इस घोषणा पत्र में ऐसा क्या था जो अंग्रेजी कंपनी इसको मैग्ना कार्टा कहा, यानी अधिकार पत्र कहा। क्या अधिकार मिल गया जो इतना इम्पोर्टेंट था कि ये अंग्रेजी कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो 1717 का फर्रुख सियर का वो फरमान था। तो इस फरमान में क्या कहा था अंग्रेज़ों को, तो 3000 रुपया वार्षिक हमको दे दीजिए और बंगाल, बिहार, उड़ीसा इस तीनों में आप जितना चाहिए टैक्स मुक्त व्यापार कीजिए। और उसी तरह एक जगह था सूरत, सूरत को 1000 रुपया पे दे दिया इन्होंने टैक्स फ्री व्यापार करने हेतु। और एक जगह थी मुंबई जहाँ पे अंग्रेज़ों ने चांदी और तांबा के सिक्के छापते थे यानी बनाते थे, जिसको भारत में मान्यता मिल गई कि हाँ आपसे ये भी सिक्का भारत में चलेगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी, ये तीनों जो अंग्रेज़ों को मिल गई। और यहाँ से अंग्रेज़ जो व्यापार करना शुरू किए वह इतनी तेज़ी से बढ़ी कि बंगाल में जाते जाते ऐसी अकाल पड़ी जिसमें हजारों लाख लोग मारे गए थे। और उसके बाद अगर बंगाल की बात की तो बंगाल खोखला होता गया। तो हम चलते हैं बंगाल की ओर। बंगाल को जानते हैं शुरू से। तो बंगाल की बात की जाए तो बंगाल की उस समय सूबेदार यानी थे मुर्शिद कुली खान। और मुर्शिद कुली खान को नियुक्त किसने किया था, तो ये किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जब इसको नियुक्त किया था तो ये एकमात्र वहाँ पे दीवान था। उसके बाद ये सूबेदार भी बना दिया गया था। तो बंगाल का सूबेदार अगर की बात की जाए यानी औरंगजेब के समय से लेकर ये 1727 तक, ये 1727 तक बात की है तो मुर्शिद कुली का बंगाल का सूबेदार था।
और यहाँ पे इसने क्या किया बंगाल में, तो स्वतंत्र बंगाल की स्थापना कर ली। क्योंकि जब इसने देखा कि केंद्र में बैठा जो मुगल शासक है वहाँ पे कोई शासक अच्छा नहीं है, कोई मजबूत नहीं है जो इन सब के लड़ सके अंग्रेज़ों या यूरोपीय कंपनियों से, तो इसने बंगाल को एक अलग दिशा देते हुए वहाँ पे सभी ये वहीं पे अपने शासन को करना चाहा और इसको अलग छुड़ाता गया मुगलों से। तो इसी को बुलाता है स्वतंत्र बंगाल की स्थापक। और उसके बाद इसने एक राजधानी को चेंज किया, जो पहले राजधानी थी बंगाल की ढाका, उसको बता दिया मुर्शिदाबाद। तो ये मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां के नाम से ही है, मुर्शिद कुली खां, और इसी ने चेंज किया मुर्शिदाबाद। उसके बाद एक प्रथा चालू की जिसका नाम रखा इजेदारी प्रथा। इजेदारी प्रथा क्या थी? इजेदारी मतलब होता है ठेकेदारी यानी जमींदारी। जैसे कि मानिए अगर आपका कोई एक खेत है, बहुत सारा खेत है, और यहाँ पे एक नियुक्त करना है ठेकेदार को, और यहाँ पे ठेकेदारी जैसे यहाँ पे नीलामी होती थी, जैसे 2-3 ठेकेदार है, ये कहेगा सरकार को यानी मुगलों को कि हाँ ये हमको दीजिए, हम आपको 5 कुंटल देंगे, एक बोलेगा हमको दीजिए हम 6 कुंटल देंगे। तो जब अंग्रेज़ों को जिसमें फ़ायदा बुझाएगा वह दे दिया, मानिए 6 कुंटल वाला व्यक्ति को दे दिया कि ठीक है तुम इसका ठेकेदारी ले लो, हमको तुम 6 कुंटल अनाज दे देना साल में। उसके बाद ये जब नियुक्त कर लेते थे एक ठेकेदारी, ये ले लिया 6 कुंटल में कि हाँ हमको 6 कुंटल देना है। अब ये यहाँ पे जो किसान खेती करते थे ये उससे मनचाहा लेते थे, यानी 6 कुंटल थे तो ये जितना चाहे ले ले ताकि ये उतना बचे तो ये मेरा हो जाए। तो ये किसान से 10-10 कुंटल लेते थे। इस व्यवस्था से आगे जाकर क्या हुआ कि वहाँ पे जितने भी खेती जो उपजाऊ थी वहाँ पे धीरे धीरे चौपट होता चला गया, क्योंकि अनाज ज़्यादा उपजाने के लिए आपको उसमें ज़्यादा मेहनत चाहिए और किसान को ये उतना कर नहीं पाते थे, क्योंकि ये पूरी वहाँ से किसानों को लूट लिए थे अंग्रेज़ों ने। तो ये प्रथा बहुत ही ख़राब चली थी। उसके बाद बात की जाए 1719 में क्या हुआ, मुर्शिद कुली खां ने उड़ीसा को जीतकर फिर इसी बंगाल में मिला दिया था। तो तत्कालीन बंगाल में उड़ीसा भी शामिल था, जो अभी वर्तमान में उड़ीसा एक अलग राज्य है, पहले नहीं था। उसके बाद मुर्शिद कुली खां की जब मृत्यु हो जाती है 1727 ईस्वी में, उसके बाद इसका एक दामाद बनता है, क्योंकि इसके बाद इसका पुत्र नहीं था। दामाद बनता है बंगाल का सूबेदार और उसका नाम है शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन के शासनकाल में एक काम हुआ और वह हुआ 1733 में बिहार को बंगाल में भी शामिल कर लिया गया। जब बिहार बंगाल में शामिल हुआ, अलीवर्दी खान जब ये भी शामिल हो गया बंगाल में, तो बंगाल का उस समय सूबेदार की बात की जाए तो वह था शुजाउद्दीन। ये रहा 1739 तक। 1739 में जब मृत्यु हो जाती है शुजाउद्दीन की, तो एक व्यक्ति बनता है फिर बंगाल का नवाब, और वह शुजाउद्दीन का पुत्र है जिसका नाम है सरफराज खान। अब सरफराज खान जब बना तो इससे एक मजबूत शासक था जो बिहार शामिल हो चुका था उस समय बंगाल में। तो इससे जो पहले शासक था अलीवर्दी खान बिहार का, इसने क्या किया, 1740 में सरफराज खान की मृत्यु कर देता है और एक दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसका नाम है गिरिया का युद्ध, जिसमें सरफराज खान की मृत्यु हो जाती है और अलीवर्दी खां बन जाता है बंगाल का शासक। तो बंगाल का शासक ये उस समय जब कोई भी बनता था तो वह केंद्रीय सत्ता उसको वहाँ पे नियुक्त करती थी। तो ये बिना कहे एक व्यक्ति को मार कर बना था अलीवर्दी खां। तो इसके सहमति से अलीवर्दी खां बंगाल का शासक नहीं बना था। तो इसके लिए अलीवर्दी खां ने 2 करोड़ रुपया दिया मोहम्मद शाह रंगीला को, और मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया अलीवर्दी खान को। तो यहाँ पे अलीवर्दी खान अभी बन गया है बंगाल का शासक, जिसका शासन रहता है 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक, और उसके बाद आता है 1757, फिर होता है पलासी का युद्ध। अलीवर्दी खां की बात की जाए तो अलीवर्दी खां अंग्रेज़ों पे एक बात कही थी, यानी एक कथन कही थी, और वह कथन यह थी कि यदि मधुमक्खियों को छोड़ दिया जाए तो वह शहद देगी, अगर उसको छेड़ दिया जाए तो वह काट खाएगी। ये बोले थे अंग्रेज़ों के लिए किसने, अलीवर्दी खां ने। ये इसका कथन था, आप याद रख सकते हैं। फिर अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल के सूबेदार को लेकर उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था, क्योंकि इनको एक भी पुत्र नहीं था, केवल 3 पुत्रियाँ थी, जिसमें मामूना बेगम, घसीटी बेगम और बेगम अमीना थी। और इनके पुत्र की बात की यानी तीनों बेटियों की, तो मामूना बेगम का एक पुत्र था जिसका नाम था शौकतगंज, और इसमें घसीटी बेगम का भी एक भी पुत्र पुत्री नहीं था, और एक जो बेटी थी इनकी बेगम अमीना, और इनका जो एक पुत्र था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो था वह अलीवर्दी खां यानी अपने नाना का सबसे प्रिय नाती था।
तो इसी ने ही बना अगला शासक बंगाल का, यानी बंगाल का सूबेदार बना। तो ये बात की जाए यहाँ पे, ये बना बंगाल का, तो ये इसका इम्पोर्टेंट है। तो बेगम अमीना की शादी हुई थी पटना में, और इसके पति थे यानी सिराजुद्दौला के पिता की बात की जाए तो वह थे नौजुद्दीन अहमद खान। तो ये पटना में थे, रहते थे यानी पाटलिपुत्रा में। उसके बाद एक व्यक्ति की शादी की थी घसीटी बेगम, जिनका एक भी पुत्र या पुत्री नहीं था, इसका शादी हुआ था ढाका में। और एक जो इनकी बेटी थी मामुना बेगम, जिनका शादी हुआ था पूर्णिया में, और इसका एक बेटा था जिसका नाम था शौकतगंज। शौकतगंज की बात की जाए तो सिराजुद्दौला के मौसी का बेटा, यानी ये मौसेरा भाई हुआ। तो ये जब अकेला हिस्सा मिल गया सिराजुद्दौला को, पूरा बंगाल का यह सूबेदार बन गया, तो ये जो इस मौसी थी घसीटी बेगम और इसका जो एक भाई था मौसेरा शौकतगंज, ये दुश्मन हो गए सिराजुद्दौला को। ये नाराज़ हो गए क्योंकि इनके नाना के हिस्सा में केवल इनका इसको ही पूरा हिस्सा मिला, ये इनको नहीं मिला, इसलिए ये द्वंद्वी बन गए किसके, सिराजुद्दौला के, जो आगे पलासी के युद्ध में इनको धोखा भी दिया बहुत ही अच्छे से। फिर सिराजुद्दौला जब शासक बन जाता है बंगाल का, ये 1756 में जब मृत्यु हो जाती है इसके पिता की, तो ये शासक बनता है और ये 1757 तक रहता है। फिर 1757 में पलासी का युद्ध में होता है और ये इसी के समय में होता है और ये इसका महत्वपूर्ण उसमें हिस्सा रहता है। तो उस समय के बंगाल अंग्रेज और फ्रांसीसी के बाद में भी हम बात करेंगे। तो उस समय जो 1756 और 1757 की बात की जाए तो 1756 में क्या हुआ था कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, जो 7 वर्षों तक यानी सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। तो उस समय ये जो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हो रही थी वह फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हो रही थी। तो यहाँ फ्रांसीसी थे और एक अंग्रेज थे, और फिर इधर आपको सिराजुद्दौला भी मार कर रहा था अंग्रेजों पे बंगाल को लेकर। तो फिर आगे क्या हुआ, तो तृतीय कर्नाटक की जो युद्ध शुरुआत होने वाली थी, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसी इस दोनों ने अपने सैन्य मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने कोलकाता में क्या किया, किलाबंदी करना शुरू कर दिया। और फिर फ्रांसीसी का जो वहाँ पे कोठी थी चंद्रनगर, ये चंद्रनगर में किलेबंदी की शुरुआत कर दी इन दोनों ने अपने युद्ध को लेकर। तो जब मालूम पड़ा ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को, तो सिराजुद्दौला ने एक पत्र लिखा इन दोनों को, एक अंग्रेज को और एक फ्रांसीसी को, और इस तीनों को मना किया कि आप लोग मेरे क्षेत्र में किलाबंदी मत कीजिए, किले मत बनाइए। किले बनाकर वहाँ पे इन लोगों ने तोप रख के युद्ध करना था, ये वहाँ पे एक पत्र लिखा और इसको मना कर दिया। फिर क्या हुआ, फ्रांसीसी तो मान गए इन बातों को लेकर सिराजुद्दौला के, लेकिन अंग्रेज नहीं माना। तो फिर अंग्रेज जब नहीं माना तो सिराजुद्दौला ने आक्रमण करने पे उतर गया और फिर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। जो अंग्रेजों का बंगाल में कासिम बाजार पे कब्जा था उसको आक्रमण कर अपने अधिकार में कर लिया सिराजुद्दौला ने। फिर ये सिराजुद्दौला ने जब कासिम बाजार पर आक्रमण कर लिया, उसके बाद सोचा सिराजुद्दौला ने क्यों ना हम इसके लगे हाथों कोलकाता पर भी आक्रमण कर ले, क्योंकि कोलकाता अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। उसके बाद 15 जून की बात है 1756 में, इस पे क्या किया सिराजुद्दौला ने, कोलकाता पे आक्रमण किया और 15 जून को कोलकाता पे भी ये शासक बन गए, यानी अधिकार में कर लिया। और कोलकाता का नाम बदल दिया सिराजुद्दौला ने और इसका नाम रख दिया अलीनगर। और अलीनगर का एक प्रभारी नियुक्त किया सिराजुद्दौला ने, जिसका नाम था मानिक चंद। मानिक चंद वहाँ का प्रभारी बन गया अलीनगर का, और इसी का नाम कोलकाता, आपको याद रखिए। फिर क्या हुआ, 20 जून यानी कोलकाता पे जब इन्होंने आक्रमण किया था तो 5 दिनों तक जो कोलकाता में एक किला बनाया था अंग्रेजों ने, फोर्ट विलियम, उसको घेरे रहा सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला की सेना ने। और फिर 20 जून यानी जो कोलकाता पर आक्रमण किया था 15 जून के, उसके 5 दिन बाद 1756 में फोर्ट विलियम पर भी कब्जा कर लिया सिराजुद्दौला ने। तो यहाँ पे अंग्रेज यहाँ से भागे और ये एक जगह थी फुल्टा द्वीप, यहाँ पे जाके इन्होंने शरण ली थी। फिर उसके बाद सिराजुद्दौला ने जब फोर्ट विलियम पे अपने कब्जा कर लिया 20 जून को, तो इसी घटना के दौरान ही एक ब्लैक होल की घटना हुई, जिसे काल कोठरी की घटना कहा जाता है, और यह भी 20 जून को ही हुई थी। तो ये एक हॉलवेल नामक व्यक्ति था अंग्रेज, इसी के कथनानुसार है। ये बहुत से अंग्रेज इसको गलत मानते हैं, इसके मन ग्रंथ कहानी मानते हैं, क्योंकि इसी के बदले अंग्रेजों ने फिर बदला लिया था सिराजुद्दौला से। तो ये घटना क्या थी, तो सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पे कब्जा के दौरान 146 अंग्रेज व्यक्तियों को कब्जा में कर लिया, यानी बंदी बना लिया। और एक काल कोठरी एक घर था, यानी इसमें एक भी खिड़की नहीं था, ये पूरा अंधेरा था। तो इसी में 146 व्यक्तियों को बंद कर दिया और पूरी रात भर बंद करके इसी में रखा। फिर जब अगला सुबह हुआ तो उसमें खोला गया, तो मात्र उसमें 23 व्यक्ति ही जीवित थे,
और इसमें एक व्यक्ति था हॉलवेल, वो भी इसी में जिंदा था। इसी ने जाकर इस घटना को चर्चा किया था कि यह ऐसा ऐसा किया है सिराजुद्दौला ने, और यह जाकर कहा था अंग्रेज़ों को। फिर अंग्रेज़ों को गुस्सा आया, फिर ये अपना इसी बहाना से बंगाल पे कब्जा किया था। और इस घटना को इतिहास में ब्लैक होल घटना के नाम से जानी जाती है, जो प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। और ये जब घटना घट गई उसके बाद ये बात जब पता चली क्लाइव को, जो रहता था उस समय मद्रास में, यहाँ पे उस समय मद्रास था और यहाँ पे बंगाल यानी कोलकाता। जब ये बात चली रॉबर्ट क्लाइव को, तो रॉबर्ट क्लाइव को पता चला कि हाँ बंगाल पे अधिकार हो गया है सिराजुद्दौला का, तो ये फिर वहाँ से चला कोलकाता। और ये जब कोलकाता आया, और उस समय कोलकाता यानी अलीनगर का प्रभारी था मानिकचंद, और इसको बैठाया था सिराजुद्दौला ने प्रभारी बनाकर कोलकाता की देखरेख में। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने मानिकचंद से जाकर मिला और इसको बहुत सारा पैसा दिया, बहुत घूस देकर ये अपने तरफ मिला लिया। और फिर रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज जो था, अंग्रेज का आपको फिर से कब्जा हो गया कोलकाता पे। जब कोलकाता पे कब्जा हो गया तो फिर ये जाकर मिले सिराजुद्दौला से, और सिराजुद्दौला से इन्होंने एक संधि की अंग्रेज़ों ने, जिसका नाम था अलीनगर की संधि। और अलीनगर की संधि कब हुई? तो 9 फरवरी 1757 को हुई। और इस संधि में क्या हुआ? तो अंग्रेज़ों को कोलकाता और फोर्ट विलियम फिर से वापस मिल गया अंग्रेज़ों को। और अंग्रेज़ को फिर अनुमति मिली एक कंपनी को, यानी आप कहीं भी बंगाल में वो अपने स्थल को किलाबंदी कर सकता था। और फिर उसके बाद सिक्के ढालने की भी अनुमति मिल गई सिराजुद्दौला से, वो इसके हस्तक्षेप नहीं करते। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब ये अलीनगर की संधि हो गई तो रॉबर्ट क्लाइव लगे हाथों सोचा कि क्यों न सिराजुद्दौला से हम युद्ध कर ले एक, और बंगाल पे पूरा कब्जा हो जाए। वह एक बहाना बनाया कि हाँ हमारे लोगों को आपने ब्लैक होल की घटना में मारा है, कि इसलिए हम आपसे युद्ध करेंगे। और वह जो युद्ध हुआ एक जो बहुत ही ऐतिहासिक था, वह था पलासी का युद्ध। असल में यह युद्ध एक युद्ध नहीं था, यह एक संयंत्र था। और इसका साक्ष्य की बात की जाए आपको, तो ब्रिटेन में यानी लंदन में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है इंडिया हाउस लाइब्रेरी। इसमें बात की जाए तो 20,000 अंग्रेज़ों के गुलामी के इसमें दस्तावेज रखे हुए हैं। इसमें पूरा बताया गया है कि कैसे कैसे अंग्रेज़ों ने भारत के गुलाम बनाया था। तो यहाँ पे जो 30,000 यहाँ पे जो दस्तावेज है उसी में इस युद्ध की भी चर्चा है। ऐसा उसमें कहा गया है कि अंग्रेज़ों के पास मात्र 300 सेना थी और सिराजुद्दौला के पास इस युद्ध के लिए 18,000 सेना थी। और इस बात की जब पता चली, अंग्रेज के उस समय सेनापति थे इस युद्ध में, वह थे रॉबर्ट क्लाइव को। इसको जब पता चला इस बात की, तो इन्होंने सोचा कि यह युद्ध अगर होता है तो हम लोग इस युद्ध में पक्का है हारेंगे। तो इन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक पत्र लिखा कि हाँ हमारे पास और सिपाही भेजिए, हम इस युद्ध में हिस्सा अगर लेते हैं तो हार जाएंगे। तो इनको वहाँ पे सेना भी नहीं मिली थी। तो फिर ये लॉर्ड क्लाइव ने एक उपाय सोचा और अपने 2 जासूसों को भेजा सिराजुद्दौला की सेना संगठन में, और इसको ये पता करने के लिए भेजा कि जाओ तुम वहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति को देखो जो घूसखोरी हो, ये यानी जो घूस लेता हो, और वो हमारे तरफ जाके मिल जाए। तो ऐसे ही एक घूसखोर व्यक्ति का नाम मालूम हुआ, वह था मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था और यह पूरे सेना का संचालन करता था। यहीं से सिराजुद्दौला इस युद्ध में हारना तय हो गया। तो मीर जाफर ने जाकर यह मिला आपको रॉबर्ट क्लाइव से, और इसको बोला रॉबर्ट क्लाइव कि आप हमारे साथ दीजिए इस युद्ध में, हम आपको जब बंगाल जीत जाएंगे तो बंगाल को आपका हम नवाब बना देंगे। तो मीर जाफर सपना ही देखता था कि हाँ हम कैसे भी करके बंगाल का नवाब बन जाए, और इसको ये ऑफर दे रहा था रॉबर्ट क्लाइव। तो यह जाकर मिल गया रॉबर्ट क्लाइव से, और यह अंग्रेज़ों के साथ लड़ने लगा सिराजुद्दौला के विरुद्ध। तो फिर इसमें क्या हुआ, इसके एक और विरोधी थे, जो नाम की बात की जाए तो ये जो आपको दिख रहे थे ये सब दरबारी विरोधी थे इनके। और इसमें एक थी घसीटी बेगम और यह थी इनकी मौसी, क्योंकि इनको भी अपने हिस्सा नहीं मिला था अपने पापा के धन में से यानी। और फिर एक थे शौकतगंज, और शौकतगंज कौन थी? तो वह अमीना बेगम की बेटा थी जो पूर्णिया का नवाब था, या अपने मौसेरा भाई था इसका, और इसको भी हिस्सा नहीं मिला था। तो ये वह इसका विरोधी बन गया। इस सभी को मिला लिया रॉबर्ट क्लाइव ने और युद्ध लड़ा। और इसमें एक था मानिकचंद, मानिकचंद को भी घूस देकर कलकत्ता ले लिया था। फिर इसमें था एक राय दुर्लभ, और फिर एक था अमीरचंद। ये सभी जो थे नाम के थे कि हाँ हम लड़ रहे हैं सिराजुद्दौला की तरफ से, और यह
लड़ रहे थे रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से, इसलिए इस युद्ध में हार हुआ। और इसका जो दरबारी जो दो व्यक्ति था, एक नाम था मीर मदान और मोहनलाल, इसने साथ दिया था सिराजुद्दौला को। लेकिन जब यहाँ पे इतने जब विरोधी निकले यहाँ पे इस युद्ध में, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव का इस युद्ध में जीत हो जाता है। और यहाँ पे जब जीत हो जाता है तो कथना अनुसार अंग्रेज इसमें विजय होने के बाद का नवाब बना दिया जाता है। और यह जब बंगाल का नवाब बनता है तो यह अंग्रेज़ों के कहने पे अंग्रेज़ों की कठपुतली के रूप में काम करता है। अंग्रेज़ जब चाहता है इससे धन निकालता है और वहाँ पे व्यापार ऐसा करता है कि पूरी बंगाल को चौपट कर देता है। और इस युद्ध के बाद बंगाल पर पूरा ब्रिटिश का साम्राज्य का नींव पड़ जाता है। और उस नींव का साम्राज्य का जो संस्थापक बोला जाता है वह बोला जाता है लॉर्ड क्लाइव को, क्योंकि वह सूझबूझ से इस युद्ध को पूरा जीता रहता है। तो इस युद्ध का परिणाम क्या निकला इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो प्लासी युद्ध के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ गई, क्योंकि बंगाल पे पूरा कब्जा हो गया था अंग्रेज़ों का। रॉबर्ट जो क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी बोला जाता है, याद रखिएगा। प्लासी की युद्ध जो लड़ा गया था वह एक असल में संयंत्र था, क्योंकि यहाँ पे इन सबको मिला लिया था घूस देकर, तो यह एक संयंत्र माना जाता है। यहाँ पे पूरी विजय नहीं मानी जाती है अंग्रेज़ों की, लेकिन फिर भी बंगाल पे पूरा इन्होंने कब्जा कर लिया था। इसके बाद जो लड़ा जाएगा बक्सर का युद्ध 1764 में, वहाँ पे अंग्रेज ये भी साबित कर देंगे कि हम यहाँ पे संयंत्र से नहीं, यहाँ पे अपने बुद्धि विवेक और सैन्य सहायता से भी जीत सकते हैं। और वो लड़ा बक्सर 1764 में युद्ध, उसको हम इस क्लास के आगे वाले वीडियो में जानेंगे। आगे इस युद्ध के परिणाम में और देखें तो प्लासी के युद्ध के बाद मुगलों को जो कर प्राप्त होता था बंगाल से, अब वह बंद हो गया, जिससे मुगल जो था और पिछड़ते चले गए, क्योंकि यह केंद्रीय सत्ता में था। और उस समय का जो बंगाल था बहुत ही समृद्ध था, आपको कच्चे मालों से, धनों से, क्योंकि वह व्यापार के क्षेत्र में सबसे अग्रणी था। तो यहाँ से जो कितने भी कर प्राप्त होते हैं वह अब मुगलों को केंद्रीय सत्ता में नहीं पहुँचते थे, जिससे मुगल काल यानी केंद्रीय सत्ता पूरी तरह से बिखरती चली गई। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को बहुत आर्थिक लाभ हुआ, क्योंकि वहाँ से व्यापार का जितने भी पैसा मिलता था वह इनको वहाँ पे छूट मिलता था, और ये छुट्टा व्यापार वहाँ से करने लगे। और इनको जो 1717 का जो फरमान मिला था वहाँ पे इससे इनको पूरा छूट ही मिला ही था, तो यहाँ पूरा अपना फ़ायदा उठाने लगे। और इस युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेज़ों का एकाधिकार व्यापार हो गया, क्योंकि वहाँ पे अब कोई शासन चलाने वाला ये खुद ही थे, और वहाँ से बहुत सारा धन कमाया और उसी धन से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई, जिसका उपयोग भारतीय राज्यों को बाद में हड़पने में लगाया, क्योंकि उसके बाद बक्सर का युद्ध लड़ेगा, फिर ये उसी धन से चारों तरफ भारत में सैन्य शक्ति बैठाएगा, कोठिया बैठाएगा और व्यापार करेगा और भारत को पूरा गुलाम बना देगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बक्सर का युद्ध, और बक्सर का युद्ध को हम लोग जानेंगे पूरे डिटेल से। अगर आप इस वीडियो को पसंद आए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, स्टूडेंट रिजल्ट खाना सर्च कीजिएगा और वहाँ पे ज्वाइन होकर PDF वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, धन्यवाद।